दोस्तों जून की करंट अफेयर्स चल रही है और थोड़ा सा हम लेट हो गए थे कराते कराते, इसलिए ये लिख के पहले ऑलरेडी तैयार रखा ताकि बिहार पीसीएस का एग्जाम लगाए और जून की करंट अफेयर्स जल्दी से खत्म हो जाए। आज की जो पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है मरियम फातिमा। बहुत फेमस मैडम है मरियम फातिमा, आप जानते ही होंगे। ये दोस्तों मुजफ्फरपुर यानी बिहार की रहने वाली हैं मरियम मैडम। तो ये क्यों फेमस हुई, सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने 3 कांस्य पदक जीते हैं। और 3 कांस्य पदक जीतने हैं किसने? मरियम फातिमा ने। और कहाँ जीते? तो जीते कॉमनवेल्थ महिला शतरंज प्रतियोगिता हुई है। कुल मिला के जो मरियम फातिमा है ना, वो शतरंज की खिलाड़ी हैं और उन्होंने 3 कांस्य पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ महिला शतरंज प्रतियोगिता में, जो कि अंडर 20 वाला है। कौन सा वाला है? अंडर 20। और ये जो कॉमनवेल्थ महिला शतरंज प्रतियोगिता है ना, ये आयोजित हुई थी दोस्तों श्रीलंका में। वैसे मैं तो लिख के कराता हूँ करंट अफेयर्स, आप जानते ही होंगे कि मैं सब चीज़ें खुद ही अपने हाथ से लिखता हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत बची है अभी जून की और जल्दी करानी है क्योंकि बिहार पीसीएस का एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा इस पर लिखवा के कराइए, थोड़ा सा स्पीड से हो जाए। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप रिवीजन कर लेना, टेंशन मत लो। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो न्यूज़ देखो आप, वो है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026। हाल ही में ये अवार्ड बटे हैं न्यूयॉर्क इंडियन। देखो न्यूयॉर्क इंडियन है, मतलब न्यूयॉर्क से आपको रिलेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये इंडियन के हैं, मतलब अमेरिका में बटते हैं लेकिन है इंडिया के। फिल्म से रिलेटेड है, फिल्म फेस्टिवल। तो कुल मिला के दोस्तों 15 भारतीय भाषाओं को, 15 जो भारतीय भाषाएं हैं, मतलब जो इंडिया की भाषाएं हैं, मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ऐसी 15 भारतीय भाषाओं की जो पिक्चर है, जो फिल्में हैं, उसको इसमें शामिल किया गया, उनका प्रदर्शन इसमें किया गया। कितनी है? 15। सबसे बड़ी बात, 15 फिल्में हैं, 15 भारतीय भाषाओं की फिल्में हैं, जिसमें अगर बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, जो बेस्ट फिल्म का मिला है वो मिला है बक्सो बंदी को। किसको? बक्सो बंदी। बक्सो बंदी बंदी एक पिक्चर है, बंदी नहीं, बक्सो बंदी, नहीं तुम अपनी बंदी देखने लगो, ठीक है। पिक्चर बन गई साहब बंदी के साथ, जो कि बक्से में बंद थी बक्से बंद करी, पिक्चर बना दी। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है दोस्तों वो मिला है निखिल यादव को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मीनाक्षी को। यानी निखिल और मीनाक्षी, इन दोनों ने धुआं मचा दिया। निखिल और मीनाक्षी ने मिलके हीरो हीरोइन का अवार्ड ले लिया साहब। क्लियर है? तो निखिल बेस्ट एक्टर हो गए और मीनाक्षी बेस्ट एक्ट्रेस हो गई। फिल्म हो गई बक्सोबंदी। कितनी भाषाएं हैं? 15 भारतीय भाषाएं हैं। कौन सा फेस्टिवल है? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। क्लियर है साहब? अगली देखो, इसी वाली फिल्म फेस्टिवल में, जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल है ना, इसमें एक पिक्चर है बॉग। बॉन्ग नाम की एक पिक्चर है, इस फिल्म में ये। तो इस फिल्म को, बॉन्ग फिल्म को 3 तरह के पुरस्कार मिले हैं। कितने? 3 तरह के। एक ही पिक्चर को 3 तरह के पुरस्कार मिले हैं, जिस पिक्चर का नाम है बॉन्ग। तो इस बॉन्ग के अगर डायरेक्टर पूछे जाएं तो लक्ष्मी प्रिया देवी की ये फिल्म है। जो इसकी डायरेक्टर भी हैं, इसकी प्रोड्यूसर भी हैं, उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी। तो बॉन्ग के डायरेक्टर पूछे जाएं तो लक्ष्मी प्रिया देवी, बॉन्ग की निर्माता यानी प्रोड्यूसर पूछे जाए तब भी लक्ष्मी प्रिया देवी। कितने पुरस्कार मिले हैं बॉन्ग को? 3 पुरस्कार। अब देखो कौन कौन से मिले हैं। एक मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, एक मिला है चाइल्ड एक्टर का, और एक मिला है डेब्यू फिल्म का। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी बॉन्ग फिल्म पर गया है। चाइल्ड एक्टर मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, उस व्यक्ति का नाम है, जो बच्चे ने एक्टिंग की है उसका नाम है गुगोन कपुवेन। तो ये इतना फेमस नहीं है, लिख दिया, गुगोन नाम का बच्चा है जिसने एक्टिंग की है। और डेब्यू फिल्म का अवार्ड भी बॉन्ग पिक्चर को ही मिला है, ठीक है। लक्ष्मी प्रिया देवी की है फिल्म है। ओके, तो आपने ये दोस्तों पूरा न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल समझ लिया। अगली खबर है वो है इंडियन पैसिफिक कमांड। इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है। इंडियन नहीं है, इंडो है, सॉरी, इंडो पैसिफिक कमांड, इसका नाम बदल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या नाम था और क्या चीज़ है ये इंडो पैसिफिक कमांड। तो दोस्तों अमेरिका जो है, यूएसए की एक एजेंसी है अमेरिका की, जिसका नाम रखा गया था इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है। इसका नाम जो है बदलकर पुनः वही कर दिया गया जो पहले था। पहले इसका नाम था अमेरिकी प्रशांत कमांड, पहले इसका नाम था अमेरिकी प्रशांत कमांड। और अब बाद में 2018 में इसका नाम बदल के किया गया था इंडो पैसिफिक कमांड, जो फिर से 2026 चल रही है ना, 2026 में फिर से नाम बदल के कर दिया गया वही
जो पहले हुआ करता था अमेरिकी प्रशांत कमांड। ठीक है, सबसे पहले नाम अमेरिकी प्रशांत कमांड था, 2018 में बदल के इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया। फिर से घोषणा की गई है कि 2026 में जो है अब इसका नाम फिर से हम अमेरिकी प्रशांत कमांड ही रखेंगे। अगर बात की जाए अमेरिकी प्रशांत कमांड की, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो मैंने लिखा है कि 2018 में इसका नाम बदलकर अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड किया गया था, तो मैंने आपको समझा ही दिया कि 2018 में नाम बदला गया था, जो फिर से पुराना वाला ही कर दिया गया है। तो ये 2018 भी बात हो गई। अब अगर इसी की बात की जाए अमेरिकी प्रशांत कमांड की, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1947 में हुई थी। जो आपकी अमेरिकी प्रशांत कमांड है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1947 को की गई थी। और किसने की थी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिकी पैसिफिक कमांड की स्थापना की थी। किसने? ट्रूमैन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब की थी? 1 जनवरी 1947 को। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस अमेरिकी पैसिफिक कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो हवा में है मतलब हवाई द्वीप पड़ता है अमेरिका में। हवाई द्वीप एक अमेरिका में जगह है, यूएसए में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। कैंप स्मिथ नाम की एक छोटी सी जगह है वहाँ पे, वहाँ अमेरिकी प्रशांत कमांड का हेडक्वार्टर है। कहाँ है? हवा, यानी हवाई में, कैंप स्मिथ में। कोई दिक्कत तो नहीं है। नाम बदला गया था, इसलिए पूरी डिटेल आपको बता दी। पहले नाम अमेरिकी प्रशांत कमांड हुआ करता था जब इसकी स्थापना हुई। फिर 2018 में इसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया। 2018 में इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया। फिर से इसका नाम अमेरिकी प्रशांत कमांड कर दिया गया है। नाम बदला गया, इसलिए ये सुर्खियों में। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों जलगंगा संवर्धन अभियान। ये हाल ही में एक अभियान है, मध्य प्रदेश का ये अभियान है, जलगंगा संवर्धन अभियान, मध्य प्रदेश का अभियान है। और इसको हाल ही में वैश्विक मान्यता मिली है। ये जो जलगंगा संवर्धन अभियान है, इसको वैश्विक मान्यता दी गई है। और ये मान्यता कहाँ दी गई, कब दी गई? तो भोपाल शहर में एक समागम चल रहा था, एक सम्मेलन चल रहा था, जिसको कहते हैं सदा नीरा समागम सम्मेलन, या पहल, कुछ भी कह लो आप। एक प्रोग्राम था, एक इवेंट था, सदा नीरा समागम नाम से, भोपाल में ये अच्छा खासा चल रहा था। उसी सम्मेलन, उसी इवेंट में जलगंगा संवर्धन अभियान, जो कि मध्य प्रदेश का है, एमपी का एक अभियान है, इसको हाल ही में क्या मिल गई है? वैश्विक मान्यता मिल गई है। तो ऐसे दोस्तों, जब देखो आप लिखते, तो जैसे मैं आपको लिख लिख के करा रहा था, लेकिन आप तो लिख नहीं रहे थे, आप तो पीडीएफ चाहिए थी आपको। तो ये भी एक ऐसा तरीका मैंने मतलब सोचा कि जल्दी थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे थे। मेरी कजिन सिस्टर की इंगेजमेंट थी, मतलब घर में एक प्रोग्राम था, इस चक्कर में बहुत लेट हो गया, इसको दे नहीं पाया व्यस्तताओं के चक्कर में, इसीलिए थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूँ न्यूज़, ताकि आपको याद हो जाए। रिवाइज तो मैं चार बार करा रहा हूँ ना, बोल बोल के, ताकि आपको याद हो जाए। जब इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा 1-2 दिन में, तो आप रिवाइज भी कर लोगे, प्रिंट करवा लेना। ठीक है, तो काम होना चाहिए भैया, लेट ना हो। अगली न्यूज़ है सैम्पलिंग डायलॉग 2026। और सब ठीक है, अभी बीच में मुस्कुराएंगे भी थोड़ा थोड़ा सा। अगली न्यूज़ है दोस्तों सैम्पलिंग डायलॉग 2026। ये क्या चीज़ है? तो ये एक सैम्पलिंग डायलॉग यानी सम्मेलन हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ हुआ है सैम्पलिंग डायलॉग सम्मेलन? अहमदाबाद, गुजरात में। और इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 जून को। तो सैंपल लेने कहाँ गए? सैम्पलिंग डायलॉग सैंपल लेने कहाँ गए आप साहब? गुजरात गए। कहते हैं ना गुजरात का मॉडल बनाओ, तो गुजरात से सैंपल लेके आएंगे तभी तो मॉडल बनेगा। तो अहमदाबाद, गुजरात में मॉडल बना देंगे सब सैंपल लेके। 9 और 10 जून को चलेंगे। और इसकी जो सैम्पलिंग है ना, ये इसकी फुल फॉर्म ये है, साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। अब आपके सामने एक नया सवाल ये है कि अगर ये पूछा जाए कि सैम्पलिंग डायलॉग किससे संबंधित है, तो ये न्यूट्रिशियन से संबंधित है और ग्रोथ से संबंधित है। न्यूट्रिशियन का मतलब होता है पोषण, यानी ये पोषण वगैरह से संबंधित है। ग्रोथ मतलब ताकि लोगों में वृद्धि हो सके, ये इससे रिलेटेड है। और ये साउथ एशिया की पॉलिसी है, दक्षिण एशिया के लिए एक रणनीति है। तो पूरा समझ गए। सैम्पलिंग जो डायलॉग है वो हुआ तो 9 और 10 जून को अहमदाबाद, गुजरात में है, लेकिन किससे संबंधित है? तो ये न्यूट्रिशन और ग्रोथ से संबंधित है। इसका उद्घाटन जो है हाल ही में मिनिस्टर हैं चिराग पासवान, बहुत हैंडसम मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है।
क्योंकि ये देखो न्यूट्रिशन यानी पोषण वोषण से मतलब है, पोषण मिलता है खाने पीने से, तो ये खाद्य से रिलेटेड हो गया, खाना पीना। तो खाद्य मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोनों के मिलने से ये पूरे जो सैम्पलिंग डायलॉग है इसका आयोजन किया गया। तो खाना पीना मतलब खाद्य मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक का इसमें सहयोग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड वाली, खाद्य मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक दोनों के सहयोग से ये सैम्पलिंग डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? चिराग पासवान ने किया है। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है सौर ऊर्जा परियोजना। ये सीतापुर में अभी हाल ही में क्या हुआ? सीतापुर पड़ता है दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आसपास है। तो सीतापुर में क्या हुआ? हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पर? लखनऊ के पास जो सीतापुर है, लखनऊ में नहीं, सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। और ये जो पूरी सौर ऊर्जा परियोजना है वो 250 मेगावाट की है। कितने की है? 250 मेगावाट की। किसने शुरू करवाई है? तो रक्षा मंत्रालय के सहयोग से ये शुरू हुई है। तो 250 मेगावाट की एक स्टोरेज मतलब एक तरीके से प्रणाली है, सिस्टम है जो लॉन्च किया जा रहा है। इसको कहा गया है सौर ऊर्जा परियोजना। तो सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? सीतापुर में लॉन्च हुई है, उत्तर प्रदेश में। कितने मेगावाट की है? 250 मेगावाट की है। किस मिनिस्ट्री के सहयोग से लॉन्च हुई है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय। या ऊर्जा देख के आप ऊर्जा मंत्रालय मत मार देना, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा नहीं की गई है, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। यही एक अंतर है जो आपको याद रखना है। कहाँ की गई है? सीतापुर में की गई है। अगली न्यूज़ दोस्तों आपके सामने आ रही है, आपको घुमाने लेके चलता हूँ मैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, आप लोग नहीं गए होगे, आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि आप आ गए जन्नत में, चारों तरफ पेड़, पानी। मतलब आप जब वहाँ घूमने जाएंगे तो आपको कार या टैक्सी या फिर बाइक नहीं करनी, आपको वहाँ पे वो करना पड़ेगा, क्रूज़। आप जाएंगे ना अंडमान निकोबार हनीमून पे जाओगे, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है, बड़ा मज़ा आएगा। मतलब क्रूज़ मतलब जहाज से जाया जाता है पूरा घूमने। लोकल अंडमान आप जहाज से घूमोगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो वहाँ एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम अब स्वराज द्वीप रख दिया है। पहले इसका नाम दूसरा था, अब इसका सरकार ने नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया है। तो अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है, गिनीज बुक रिकॉर्ड बना है। क्या बना है रिकॉर्ड? तो वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पानी के भीतर, क्योंकि अंडमान निकोबार में पानी पानी लोग हैं, लोग वहाँ पे बीच घूमने ही जाते हैं, तो पानी के भीतर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बना है, एक पिलर बना है जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जो मानव स्तंभ होता है ना, जैसे मैं, मेरे ऊपर एक और लड़का, उसके ऊपर एक और लड़का, इंसान 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 के ऊपर इंसान के ऊपर इंसान के ऊपर इंसान, तो ऐसा पूरा पिलर बना दिया है, मानव स्तंभ बनाया गया है। लगभग ये 73.16 फीट ऊंचा मानव स्तंभ था। मीटर में बात की जाए तो 22.3 मीटर ऊंचा ये मानव स्तंभ है। इतना ऊंचा हो गया, इसके लिए हाल ही में इसको गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी मिल गया। किसको मिला है? तो अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पर बने सबसे ऊंचे मानव स्तंभ को, जो कि 22.3 मीटर ऊंचा यानी कि 73.16 फीट ऊंचा मानव स्तंभ है, इसको एक कौन सा रिकॉर्ड मिल गया है? गिनीज बुक का रिकॉर्ड मिल गया है, अंडमान निकोबार। अगली न्यूज़ दोस्तों आ रही है, वो आ रही है आपकी थाईलैंड, भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता। दो खबर है, एक है ब्रिक्स शहरीकरण और एक है भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता। पहली खबर है भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता को लेके। ये जो वार्ता हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, रक्षा सहयोग यानी डिफेंस के लिए वार्ता हुई है। अब या तो ये वार्ता भारत और थाईलैंड की है, तो थाईलैंड में ये हुई है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है, इस पूरी वार्ता का। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो डिफेंस कम्युनिकेशंस हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? बैंकॉक में हुए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बड़ा साफ बढ़िया शहर है। जब लोग शादीशुदा होने के बाद, मतलब जैसे जिन लड़कों की, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो लड़के शादीशुदा हैं लेकिन वो अपनी पत्नी को लेके बैंकॉक नहीं जाते, क्योंकि ये अय्याशी करने की जगह है और लड़के सब अकेले चले जाते हैं। मसाज पता नहीं क्या क्या चलता है, बताते हैं सब, जाओ भाई जाओ, कहाँ बैठे हो, जाओ। तो बैंकॉक जाओ भाई लड़कों, लड़कियों से भी क्या कहूँ मैं, अब आप क्या बुरा मानोगी। तो ये जो वार्ता है दोस्तों वो 10वें क्रम की वार्ता है जो बैंकॉक में आयोजित हुई। थाईलैंड वाला तो ये आपने ये समझ लिया। एक अगली न्यूज़ थी, वो है ब्रिक्स शहरीकरण को लेके। जो ब्रिक्स शहरीकरण की जो मीटिंग हुई है, शहरीकरण वाली है,
13वें नंबर की है। शहरीकरण की, देखो दोस्तों ब्रिक्स को लेके ना कई सारी मीटिंग्स होती रहती हैं। ब्रिक्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन, ब्रिक्स का कृषि मंत्री सम्मेलन, ब्रिक्स का एनएसए सम्मेलन, तो ब्रिक्स के कई अलग अलग सम्मेलन होते हैं। ये जो सम्मेलन है वो शहरीकरण को लेके है और ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और ये 13वां ब्रिक्स शहरीकरण सम्मेलन था। ठीक है, तो दोनों खबर समझ लिया आपने। रक्षा वार्ता 10वें नंबर की थी, ब्रिक्स शहरीकरण 13 नंबर का है। रक्षा वार्ता बैंकॉक में हुई है और ब्रिक्स शहरीकरण दिल्ली में हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है और सब बढ़िया चल रहा है। अगली न्यूज़ आपके सामने। मजा देखो, थोड़ा सा दोस्तों स्पीड से हो जाएगा ना तो आपका भी थोड़ा सा काम बचेगा। अब मैं लिख लिख के ये अगर कराता तो बहुत टाइम लग जाता, 20-25 जुलाई तक जून नहीं खत्म हो पाती। अब मैं एक ये दे रहा हूँ, 1-2 दिन में एक पार्ट और आएगा तो जून कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे सर पे भी बहुत बोझ है, मुझे लग रहा है कि मैं लेट चल रहा हूँ, जल्दी से ये जून कंप्लीट हो। और आपको भी लग रहा होगा कि यार जून लेट हो रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, हालांकि आपको याद पूरा हो रहा होगा। सोलर वन उपग्रह, हाल ही में दोस्तों सोलर वन सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। किसने किया है? तो ये सोलर वन दोस्तों नासा ने किया है। जो नासा है अपनी अमेरिका जो मतलब नासा जो है वो अमेरिका की संस्था है, यूएसए की है। उसी अमेरिका की संस्था नासा ने, जो यूएसए की यानी अमेरिका की जो संस्था है नासा, इसके द्वारा ये एक सैटेलाइट है और ऐसा सैटेलाइट है जो पहली बार लॉन्च किया गया है अमेरिका में। वहां का अपना पहला अंतरिक्ष मौसम निगरानी सैटेलाइट है ये। यानी अमेरिका ने आज तक ऐसा कोई सैटेलाइट साला लॉन्च ही नहीं किया था कि वहां वो अंतरिक्ष की मौसम की निगरानी कर सके। ठीक है, देख रहा है विनोद, किसी चीज में अमेरिका हर चीज में आगे नहीं है। देखो इसमें ये पहली बार हुआ है जो सोलर वन नाम से जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है वो ऐसा सैटेलाइट है जो पहली बार अमेरिका ने लॉन्च किया है अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी करने के लिए। क्लियर है? क्या नाम है इसका? सोलर वन सैटेलाइट। किसने किया है? अमेरिका ने। किस संस्था के द्वारा? तो अमेरिका की संस्था नासा है, उसने ये किया है साहब। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना वट वृक्ष। वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़। दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ मिला है। यह पेड़ दोस्तों 700 साल पुराना है, 700 साल पुराना है। और ये पेड़ आपको मिला है जो है बिहार के, जो मतलब इसका जो खोज करता है वो बिहार में है। बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान संस्थान जो कि लखनऊ का एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये खोजा गया है और ये बिहार के मुंगेर में मिला है। मिला ये यहाँ पर है, मिला कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, और खोजा किसने है? तो लखनऊ का संस्थान है BSIP, यानी बीरबल साहनी। ये IP से कुछ होता हुआ इंग्लिश में व्यक्ति जानता नहीं, हिंदी में लिख दिया मैंने, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान। अब जो भी इसकी फुल फॉर्म हो सकता है, बीरबल साहनी संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ पुरातत्व विज्ञान है कि नहीं? तो ये भी हो सकती है। BSIP लखनऊ के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ खोजा गया है? मुंगेर बिहार में खोजा गया है साहब। और जो है कितने साल पुराना है? 700 साल पुराना है। ठीक है, अगली खबर देखते हैं आपके सामने। अगली खबर दोस्तों ये रही, PM मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मोदी जी ने धुआं मचाते हुए एक और सम्मान ले लिया। अब कहाँ का लिया है? तो पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोदी जी जो है स्लोवाकिया घूमने गए थे, बताया था कि नहीं? फ्रांस गए थे घूमने और स्लोवाकिया गए थे। तो स्लोवाकिया जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो वो उन्हें एक और अपना अवार्ड मिल जाता है। अवार्ड का नाम आप जानते ही हो, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल किस देश का सम्मान है? तो स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया ये सम्मान है, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। कौन सा है? द व्हाइट डबल क्रॉस। और एक और बात अगर की जाए कि ये कौन सा ऐसा सम्मान है, मतलब कितने क्रम का सम्मान है जो मोदी जी को मिला, तो ये दोस्तों 33वां सम्मान ऐसा है, 33rd है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को इंटरनेशनल लेवल पे मिला। ठीक है, कितना है? 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो मोदी जी को मिल गया साहब। अब मोदी जी मौज में है। भाइयों बहनों, क्या कभी किसी प्रधानमंत्री को इतने पुरस्कार मिले हैं? भाइयों बहनों, मैं बनारस का लाल, माँ गंगा का पुत्र आपके सामने ऐसा हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझते हो। मुझे कुछ लगता है कि मैं कोई और ही हूँ। मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं महापुरुष हूँ। और 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मुझे भाइयों बहनों मिल गया है।
क्या भाइयों बहनों ये बड़ी खबर नहीं है? क्या हमारा भारत प्रगति नहीं कर रहा है भाइयों बहनों? क्या आप देखो किसी देश के प्रधानमंत्री को 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल गया, तो क्या ये एक देश प्रेम की बहुत बड़ी उदाहरण नहीं है भाइयों बहनों? बिल्कुल है साहब। मोदी जी ने धुआं मचा दिया, 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन्हें मिल गया। किस देश से मिला है? स्लोवाकिया से मिला है साहब। धीरे धीरे स्लो मिला है। स्लोवाकिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आपके सामने है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ब्रिक्स को लेके कई तरह के सम्मेलन होते रहते हैं। अब सम्मेलन आ गया कृषि मंत्री का। ब्रिक्स का एक सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ था, शहरीकरण, ब्रिक्स शहरीकरण सम्मेलन, जो 13वें क्रम का था। वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अभी बताया था, 2 सम्मेलन बताया था, एक थाईलैंड वाला रक्षा वार्ता जो बैंकॉक में हुई, और एक ये बताया था। अब वो देखो ब्रिक्स का शहरीकरण था, ये ब्रिक्स के कृषि मंत्री का सम्मेलन है। अब ये कहाँ हुआ है? ये न तो दिल्ली में हुआ है, न ही ये बैंकॉक में हुआ है। ये हुआ है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में। इंदौर पड़ता है दोस्तों एमपी। खूबसूरत जगह, मांडू के घाट, हमारा तो सब घुमा घुमाया इलाका, मजा आ जाता है। और 12-13 जून को ये इंदौर में ब्रिक्स की खेतीबाड़ी वाले मंत्री, मतलब ब्रिक्स के एक मंत्री जो कृषि मंत्री है, खेतीबाड़ी वाले हो गए, तो खेती करने इंदौर पहुंच जाते हैं साहब। चल 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 गाड़ी निकाल, इंदौर चलेंगे, खेती करेंगे। तो कृषि मंत्री पहुंच गए इंदौर 12-13 जून को। कब है? 12-13 जून को इंदौर पहुंच जाते हैं। और फिर बात जब कृषि की ही थी, इसीलिए फिर कृषि वाले ही मंत्री, मध्य प्रदेश के जो मामा है, फेमस मामा शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो ब्रिक्स की कृषि मंत्री बैठक कहाँ होती है? इंदौर में होती है। कब होती है? 12-13 जून को होती है। कौन इसकी अध्यक्षता करता है? शिवराज सिंह चौहान इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है साहब। अगली खबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भारत फ्रांस समझौता व यात्रा। इसकी पिछली बार जो पिछली क्लास आपने देखी होगी, वो मैंने फ्रांस को लेके भारत की जो यात्राएं थी, वो फ्रांस में जो पीएम मोदी की यात्रा थी, वो मैंने आपको लगभग क्लियर करा दी थी। लेकिन कुछ फैक्ट छूट गए थे, इसलिए मैंने वो दोबारा यहाँ पे लिखे हैं। पीएम मोदी की जो फ्रांस की यात्रा हुई दोस्तों, वो पिछली आप मेरी करंट अफेयर्स का जो पार्ट 6 देखा होगा, उसमें मैंने कराया है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे 13 समझौते भी हुए, जो मैं पिछली क्लास में नहीं करा पाया, गलती से छूट गया, तो मैं करा रहा हूँ। 13 इसके समझौते हैं। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कितने समझौते हुए हाल ही में, तो 13 तो समझौते हुए। कितने? 13। लेकिन कौन कौन से हुए? अब 13 तो याद करने नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, ताकि अगर कथन यानी स्टेटमेंट में अगर प्रश्न आ जाए कि साहब इनमें से कौन सा था, तो आपके जहन में चीज़ें बैठी रहें। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, नवाचार रोड मैप यानी इनोवेशन को लेके एक समझौता हुआ है। इनोवेशन माने होता है नवाचार, तो इनोवेशन को लेके एक समझौता हुआ है। और इनोवेशन किस चीज़ से आ रहा है आजकल? एआई से आ रहा है। एआई कार्य समूह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हर चीज़ हो रही है। ये जो आप पीडीएफ पीपीटी देख रहे हो ना, ये मैंने कैसे बनाई पता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप हंसोगे। मैं पहले कहता था जैसे लिख लिख के कराता था, फिर मैंने बोल दिया। मतलब ये जैसे होता है ना, भारत फ्रांस, मैं ऐसे मोबाइल लिया मैंने, और ये मैंने अपनी सारी न्यूज़ बोल दी, भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप। तो बोल बोल के मैंने आधे घंटे में बोल दिया। फिर एआई से बोल दिया कि भैया इसकी बढ़िया सी कोई पीडीएफ बना दो, बच्चों को पढ़ाना है। तो उसने बना के दे दी, तो मेरा काम चल गया। और नहीं तो देखो एआई नहीं होती तो किसी और से पीडीएफ बनवाता, वो 500 रुपये ले लेता, तो मेरे 500 रुपये भी बच गए, है कि नहीं? तो एआई जो है अच्छा काम कर ही रहा है। तो हाल ही में दोस्तों नवाचार यानी एआई को लेके सम्मेलन हो गया, वो समझौता हो गया। और इसको कहा गया है दोस्तों एआई वर्क समूह, यानी एआई कार्य समूह का गठन किया जाएगा। एक पूरा वर्क ग्रुप बनेगा जो एआई को लेके काम करेगा। ये इंडिया और फ्रांस के समझौतों में शामिल है। एक और समझौता है जो कौशल विकास को लेके है। अब 2 समझौते हो गए। पहला समझौता फेमस था नवाचार को लेके, इनोवेशन यानी एआई को लेके। दूसरा समझौता है वो है कौशल विकास को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके। इसके तहत ये कहा गया है कि हम कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में अपना बड़ा शहर है कानपुर, वहाँ का एक संस्थान है एनएसटीआई कानपुर में हम स्किल डेवलपमेंट को लेके एक एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्सीलेंस सेंटर। क्लियर? 2 बड़े समझौते आपने समझे। एक तो हम एआई कार्य समूह बनाएंगे जो इनोवेशन करेगा, एक हम एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? एनएसटीआई कानपुर में बनाएंगे। तो 2 आपने बड़े समझौते समझे। ये एक्सीलेंस सेंटर क्या करेगा? ये
कौशल विकास पर ध्यान देगा, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देगा। और क्या क्या बड़े समझौते किए गए हैं, और इसमें क्या समझौता किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि हम डिजिटल विज्ञान केंद्र भी बनाएंगे। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो समझौते हो रहे हैं, कितने समझौते, 13 जो समझौते हैं, उसमें से 2 समझौते समझ लिए, नवाचार और कौशल विकास। अगला जो समझौता है वो DVK यानी डिजिटल विज्ञान केंद्र को लेके हुआ है। एक और समझौता ये हुआ है, वो हुआ है द्विपक्षीय व्यापार, जो बायलेटरल ट्रेड है हम उसको बढ़ाएंगे। 5 सालों में बढ़ा के हम उस जो अपना व्यापार है उसको हम 2 गुना कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे। ये अभी चल रहा है व्यापार $16 बिलियन, $16 बिलियन का व्यापार है, और 2 गुना करके इसे $32 बिलियन तक लेकर आएंगे। ठीक है साहब। अच्छा, इस तरीके से पढ़ रहा, जब आपको करंट अफेयर्स करा दूं तो दिक्कत तो नहीं हो रही कोई, आपको याद तो हो ही रहा होगा ना। तो आप इसको याद करने की कोशिश ज़्यादा करो, समय आपका बच रहा है, थोड़ा सा मेरा भी बच जाएगा तो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, जून की 16 से $32 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। एक और दोस्तों बात की गई है, वो है ब्रिज लॉन्च को लेके। ब्रिज लॉन्च का मतलब ये है कि हम एक ऐसा, भारत और फ्रांस मिलके स्कूल जो होते हैं वहाँ पर इनोवेशन लैब्स बनाएंगे, ताकि जो युवा इन्वेस्टर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है जो इंडिया का या फ्रांस का, उनमें इनोवेशन को लेके आपस में कम्युनिकेशन बने। इंडिया वाले फ्रांस के साथ कोऑर्डिनेशन करें, फ्रांस वाले इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन करें। इसके लिए पूरा ब्रिज बनाया जाएगा कि इंडिया वाले फ्रांस के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकें, फ्रांस वाले इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकें। इसके लिए दोस्तों पूरा स्कूल इनोवेशन लैब्स बनाई जाएंगी, जो कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तर्ज पे काम करेंगी। नीति आयोग का एक मिशन चलता है, अटल इनोवेशन मिशन, उसकी तर्ज पे ये काम करेंगे। तो आपने ये बड़े बड़े समझौते समझ लिए, क्लियर। पहला समझौता आपने दोस्तों समझा इनोवेशन वाला, जिसमें AI को लेके काम होगा। दूसरा आपने समझा स्किल डेवलपमेंट वाला, जिसमें NSTI कानपुर में एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। फिर आपने समझौता समझा डिजिटल विज्ञान केंद्र वाला। फिर आपने समझा ये जो 5 सालों में हम व्यापार को बढ़ा के 2 गुना कर देंगे, $16 बिलियन से $32 बिलियन की तरफ, $16 बिलियन से $32 बिलियन लेके जाएंगे इस पूरे व्यापार को, क्लियर। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। और फिर ये ब्रिज, ये आप देख रहे हो ना, मैं ऐसे क्या किया, मैं ये देख रहा था माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चला कि माइक ही बंद है और मैं बोलता रहा हूँ, सारी कथाई बेकार हो जाए। माइक बंद होगा तो आवाज़ नहीं जाएगी ना, तो अब माइक चालू है वो देख लेता हूँ बीच में। फिर दोस्तों ये लॉन्च हुआ अगला, इंडिया फ्रांस को लेके स्कूल इनोवेशन लैब्स। ठीक, ये क्या हुआ, अगली देखो न्यूज़ देखते हैं। ये थोड़ा सा बिगड़ गया लग रहा है, यही तो कुछ गड़बड़ हो जाए फिर बड़ी दिक्कत आती है साहब। ये क्या हुआ, ठीक है साहब, सही हो गया। अगला देखते हैं, अगली न्यूज़ दोस्तों वो है सोशल मीडिया प्रतिबंध। हाल ही में दोस्तों सोशल मीडिया को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। ब्रिटेन ने, जो इंग्लैंड है ब्रिटेन, उसने कहा है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं हम वहाँ पे सोशल मीडिया को बैन कर देंगे। आप ऐसे लगातार सुर्खियों में देखते होंगे, पिछली साल करंट अफेयर्स में रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की थी कि 16 साल से कम साल के जो बच्चे हैं उन पे सोशल मीडिया हम बैन कर देंगे। तो अभी वो घोषणा ब्रिटेन ने कर दी है। सबसे पहले इस तरह की जो घोषणा की थी दोस्तों, वो सबसे पहले की थी वो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश बना था जिसने 2025 में ये घोषणा की थी कि 16 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम सोशल मीडिया पर बैन कर देंगे। हाल ही में ये घोषणा किस देश ने की है, ब्रिटेन ने की है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की थी, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर मलेशिया, टर्की, डेनमार्क, स्पेन और ग्रीस जैसे देशों ने भी की। ये जानना आपको जरूरी नहीं है कि किन किन ने करी, ऐसे दुनिया में बहुत देश हैं करते रहेंगे। तो आपको बस ये जानना था कि ऑस्ट्रेलिया ने की है, सबसे पहले की है, वर्तमान में ही है। हाल ही में जून 2026 में ब्रिटेन ने भी की है। क्या की है, कितने साल से कम, 16 साल से कम साल के बच्चे फ़ोन नहीं चला पाएंगे। लेकिन ये सब बकवास बातें हैं, कोई कैसे पता कर लेगा। अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं कि साहब 10 साल से छोटा बच्चा सोशल मीडिया नहीं चलाएगा, और हम अपने बच्चों को छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू पुन्नू टुन्नू हमारे घर में घूम रहे हो, हम सबको दे दें एक एक फ़ोन, तो क्या मोदी जी आके रोक लेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशन में तो चलेंगी,
प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। जैसे वो फिल्म का डायलॉग है ना कि आप जो कह रहे हैं वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों आ रही है कि कई लोग जो है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रमुख निधन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और सब सही चल रहा है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से उठा लाया, बोतल भी मिला, क्या बोतल भी निकाल लाया, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तो लड़कों का ये जो सॉन्ग है वो बरसात के मौसम का बहुत फेवरेट सॉन्ग है। तो सब सुना करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुनो भाई, गाने वाने सुनते रहा करो। अगली न्यूज़ है दोस्तों, निकलनी मैडम निधन हो गया। थाईलैंड की राजकुमारी थी कितियामा। थाईलैंड की जो राजकुमारी थी कितियामा चली गई साहब। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कितियामा चली गई। कितियामा कौन है? थाईलैंड की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। 12 जून को बेचारी कर चली, अब फिदा जाने तन साथियों है। कितियामा जो है गई, थाईलैंड की राजकुमारी थी। फिर कितियामा को देख देख के कुछ और लोग भी पीछे पीछे गए। तो गवरी देवी है, ये बहुत फेमस राजस्थानी सिंगर है, लोक गायिका, जो फोक सिंगर्स होते हैं, ठीक है। तो उनका नाम था गवरी देवी, राजस्थान की ये फोक सिंगर थी। 98 साल जी ली। फिर उन्होंने सोचा कि जब राजकुमारी जा रही हैं तो गवरी के पीछे हटेगी, है ना। तो बड़ा दर्द है मेरे सीने में, ये कह के गवरी जी कितियामा के पीछे पहुंच गई। फिर जब गवरी पहुंची, कितियामा पहुंची, तो साहब मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तो राणा जी भी बोलने लगे हैं साहब कि घर पे बैठा था बहनोई, मैं तने पकड़ के सो गई, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तो राणा जी भी चले गए। राणा जी पूर्व निशानेबाज थे, निशाना लगा रहे थे गबरी पे, पर गबरी चली गई। तो इन्होंने सोचा जब गबरी नहीं रही तो जसपाल क्या करेंगे। तो राणा जी भी गबरी के पीछे पीछे चले गए और ये बेचारे 49 साल की उम्र में ही चले गए। 98 साल पर गबरी गई, 98 का आधा होता है 49, तो ये बेचारे गबरी के पीछे पीछे भाग भाग के आधी ही जिंदगी जी पाए। और जसपाल साहब, राणा साहब बेचारे नहीं रहे। कोच थे पुराने, निशानेबाज भी थे, अब वो नहीं रहे। तो कुल मिला के 3 आपने डेथ समझी। कितियामा जो कि थाईलैंड की राजकुमारी है, 12 जून को उनका निधन हुआ। फिर गबरी देवी जो कि राजस्थान की फोक सिंगर है, 98 वर्ष की उम्र में चली गई बेचारी। और राणा साहब माफ़ी नहीं मांग पाए, इसीलिए बहती हवा सा था वो निकल लिए भाई। 49 ईयर्स में ये निशानेबाज थे। अगली खबर दोस्तों आपके सामने है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं और कुछ टेक्नोलॉजी फेमस हुई हैं। तो अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो सुर्खियों में नाम है दिनेश त्रिवेदी का। दिनेश त्रिवेदी बहुत सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि ये नए कमिश्नर, जो उच्चायुक्त कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बांग्लादेश में, इंडिया की तरफ से बने हैं दिनेश त्रिवेदी। ओके, तो दिनेश त्रिवेदी सुर्खियों में है, बांग्लादेश के नए हाई कमीशन संभाल रहे हैं, हाई कमिश्नर बने हैं। फिर ये अगली चीज़ है दोस्तों, एंकर एटलस। ये क्या चीज़ है? तो ये सुर्खियों में रहा है एंकर एटलस। आईआईटी मद्रास ने इसे बनाया है और ये ऐसा एटलस है, एटलस माने होता है मानचित्र, मैप। तो ये 3D एटलस है दोस्तों, जो बनाया है आईआईटी मद्रास ने। और ये इस तरीके का मैपिंग कर देता है कि जो हमारी खोपड़ी होती है, मानव मस्तिष्क जो होता है, उसके अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिसको कहते हैं स्टेम कोशिकाएं, उसका पूरा पूरा ये इमेज बना सकता है। उसका नाम रखा गया है एंकर एटलस। तो एंकर एटलस आपने समझ लिया, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मैपिंग वर्ल्ड है जो खोपड़ी के अंदर जितनी स्टेम सेल्स हैं उसकी ये मैपिंग कर देगा, इमेज उसकी बना देगा। तो ये 2 न्यूज़ थी। एक थी दिनेश त्रिवेदी जो कि बांग्लादेश में इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं, उच्चायुक्त बने हैं। दूसरी है एंकर एटलस जो आईआईटी मद्रास ने बनाया, 3D इमेज बना सकता है किसकी? खोपड़ी के अंदर की कोशिकाओं की। अगली खबर है दोस्तों, वैश्विक घरेलू विमानन बाजार। इसका मतलब ये है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है भारत, विमान के क्षेत्र में। विमान मतलब एरोनॉटिक्स जो होता है, एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं, उस पूरे रेफरेंस में इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा बाजार है।
यूएसए सबसे पहले था, फिर चाइना सेकंड पे है, अब तीसरे पे आ गया इंडिया। तो अमेरिका चाइना तो नंबर 1 नंबर 2 पे रहते ही हैं, इंडिया अब जो तीसरे नंबर पे आ गया है विमान सेक्टर में। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। ओके, जब इंडिया तीसरे पे आया ना, तो वो ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ के आया है। ब्राजील और इंडोनेशिया पहले इंडिया से आगे थे, मतलब पहले पे यूएसए हुआ करता था, ठीक है, दूसरे पे चाइना हुआ करता था, ठीक, तीसरे और चौथे पे ये आपका ब्राजील और इंडोनेशिया था, पांचवें पे कहीं जाके भारत था। अब भारत ने ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा और ये तीसरे नंबर पे इंडिया आ गया है। ठीक है, तो ये आपने बात समझ ली, तीसरे नंबर पे आ गया है। अगली खबर है दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आप जानते होंगे कि ये राजस्थान में पड़ता है पूरा। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में भी अगर बात की जाए तो ये गरगोला की जो घाटी है, गरगोला एक वैली है राजस्थान में, वहाँ पर पड़ती है। ये इसलिए सुर्खियों में है मुकुंदरा हिल्स क्योंकि इंडिया की पहली, भारत की पहली 8 लेन सुरंग बन रही है, टनल बन रही है ऐसी जिसमें 8 लेन्स होंगी, 8 लेन्स होंगी, उसमें आराम से आप सुरंग में जाके एकदम धुआं मचा सकते हो। और ये पूरी सुरंग बन रही है 8 लेन वाली राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। ओके, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। क्यों फेमस है? क्योंकि इंडिया की पहली 8 जो लेन वाली यहाँ पे टनल बन रही है, सुरंग बन रही है। अगली जो न्यूज़ है वो आपके सामने है। पिच ब्लैक नाम का अभ्यास हुआ है। पिच ब्लैक नाम का जो अभ्यास है वो हर साल होता है, इस साल भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ये हर साल होता रहता है, इस साल भी हो गया। और ये ऐसा हर साल का मतलब है कि कई बार हुआ है, द्विवार्षिक है। हर साल मतलब होता रहता है रेगुलर, मतलब ये इस साल हुआ तो अगले साल नहीं होगा, अगले साल, ऐसे द्विवार्षिक है, दो साल के गैप पे होता है। और इसमें कई सारे देश हिस्सा लेते हैं। बहुराष्ट्रीय का मतलब है मल्टीनेशनल्स। इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, और भी देश पार्टिसिपेट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी करेगा, तमाम देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हवाई अभ्यास है। हवाई का मतलब है इसमें वायुसेना जो है इंटरेस्ट लेती है, पार्टिसिपेट करती है, हवाई अभ्यास है ये। और इस बार दोस्तों ये 20 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक आयोजित होने की घोषणा की गई है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लिखवाई गई क्योंकि पीसीएस 2025 में 2024 में ऐसे सवाल आए जिसमें कई तरह के अभ्यास दिए गए और ये कहा गया कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। इसीलिए मैंने डेट लिखवाई ताकि आपको कम से कम डेट याद ना रहे तो महीना याद रहे कि जुलाई अगस्त के आसपास अभ्यास पिच ब्लैक होना था या हुआ था। इसमें दोस्तों टोटल 18 देश हिस्सा ले रहे हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो 18 देशों के इसमें लोग भाग लेंगे जिसमें भारत भी शामिल होगा। क्लियर हो गई? अभ्यास पिच ब्लैक कहाँ होना है? ऑस्ट्रेलिया में होना है। कैसा अभ्यास है? द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, यानी हर 2 साल में आयोजित होता है। मल्टीनेशनल्स यानी कई सारे देश हिस्सा लेंगे। हवाई है मतलब इसमें वायुसेना का रोल है। कितने देश भाग लेंगे? 18 देश भाग लेंगे जिसमें इंडिया भी शामिल है। और ये जुलाई अगस्त के महीने में आयोजित होगा, 20 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। बस थोड़ी सी न्यूज़ और है भाई। जून का करंट अफेयर्स कराना ज़रूरी है क्योंकि बिहार पीसीएस लगातार लगाए और जल्दी हो जाएगा तो आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा, इसलिए थोड़े से स्पीड से चल रहे हैं, नहीं तो धीरे धीरे कराते ही थे कथा अपनी, पर अब ये थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ। 52वां G7 शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़। ये तो भाई ये समझ लो आपका पेपर में आना लगभग तय है, इस तरह के सवाल आते ही है। तो सबसे पहले इसकी डेट 15 से 17 जून। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने गलती से 16-17 जून लिखवा दी थी, जो 2000 पिछला जो मेरा क्लास था जून का, उसको आप 15 से 17 कर लेना, मैंने इसीलिए यहाँ पे दोबारा से लिखवाई है। ठीक है, 15 से 17 जून को ये हुआ। फ्रांस में एक शहर है एवियन नाम का, फ्रांस में है दोस्तों, एवियन नाम की सिटी है, वहाँ पे G7 हुआ है इस साल का 52वें क्रम का। ओके, अगर बात की जाए G7 कंट्रीज़ की तो इसमें कई सारे देश शामिल हैं, मतलब 7 कंट्रीज शामिल हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यूके, जापान। ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, मैं भी कई बार बता चुका हूँ। जब G7 की बात आती है हर बार बताते हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। EU इसमें पार्टिसिपेट करता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। 1973 में जो तेल संकट आया था,
तेल संकट आया था 1973 में। उस तेल संकट जो 1973 में आया, उस संकट से उबरने के लिए 1975 में G7 स्थापित हुआ था। EU इसमें हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। कुल इसमें 8 देशों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसका मतलब है कि जो भारत है वो G7 का सदस्य नहीं है। देखो कहीं लिखा है G7 का सदस्य है भारत, नहीं है। भारत कौन सी में है? आमंत्रित सदस्यों में है। 8 देशों को निमंत्रण भेजा गया था। जो जानना इतना जरूरी बिल्कुल नहीं है, ऐसे ये न्यूज़ नहीं आएगी कौन कौन देशों को निमंत्रण भेजा। इंडिया किस कैटेगरी में है? तो आमंत्रित देशों में शामिल है। बाकी आपके सामने एक बार लिख दिया है, ब्राज़ील, कोरिया, ये आपका, ये कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, केन्या, यूक्रेन, मिस्र, कतर, यूएई। ये इतनी कथा आपको समझने की जरूरत नहीं है। एक बार पीडीएफ में आपको जो मिलेगी उसमें लिखा रहेगा, एक दो बार आंखों के सामने से आएगा तो आइडिया रहेगा। बाकी खोपड़ी आपको सिर्फ इतनी चलानी है कि G7 में कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए, यूके, जापान। स्थापना 1975 में हुई। EU इसमें हिस्सा लेता है। इस बार की मीटिंग जो हुई वो 52वें क्रम की थी, 15 से 17 जून को होती है। फ्रांस के एवियन में हुई है। मैं बार बार आपको हर क्लास में बताता हूँ कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। एवियन सिटी में हुई है, एवियन सिटी में हुई है। भारत से कौन जाएगा हिस्सा लेने? तो भाइयों बहनों, मैं गंगा पुत्र, जब जब मुझे मौका मिलता है भाइयों बहनों, मैं फ्रांस जरूर जाऊंगा। तो फ्रांस में पहुंच गए, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुंच गए भाइयों बहनों। अगली न्यूज़ आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है मूल अधिकारों को लेके, और ये कहा है कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना हर इंसान का एक फंडामेंटल राइट है। हम अगर फुटपाथ पे भी नहीं चल पाएंगे तो क्या बीच सड़क पे चलेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा डिसीजन आया है कि आर्टिकल जो हमारा 21 है, आर्टिकल जो 19 है, ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कम से कम फुटपाथ पे चल सके, अच्छे से चल सके, सुरक्षित चल सके। ऐसा नहीं है फुटपाथ पे चल रहा तब पीछे से गाड़ी आई, दे दनादन चली गई। तो ये हाल ही में घोषित हुआ है। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार माना गया है किसको? सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को। क्लियर? अगली न्यूज़ देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस्लामाबाद समझौता। क्या है ये इस्लामाबाद समझौता? कभी गए हो इस्लामाबाद? जाना भी नहीं, धाएं 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 धाएं, समझ रहे हो? पाकिस्तान भाई, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग फैमिली प्लान करते हैं ना कि चलो वहाँ चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया चल रहे हैं घूमने या ब्रिटेन चल रहे हैं। अभी प्लान बन रहा था हमारी फैमिली का कि वहाँ लंदन चलते हैं घूमने, इंग्लैंड देख के आएंगे। अभी इंग्लैंड नहीं गए तो मेरी मतलब फैमिली बोल रही थी इस्लामाबाद चलते घूमने, वो प्लान ही कैंसिल हो गया है। इस्लामाबाद बहुत खतरनाक जगह साहब। तो इस्लामाबाद में एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है साहब? आप अभी लगातार देख रहे होंगे न्यूज़ में कि अमेरिका और ईरान को लेके लड़ाई चल रही थी, धाए धाए, उधर से ट्रंप चाचा लगे थे, इधर से ईरान लगा था। तो जो ऐसा देश जिस देश में खुद में शांति नहीं है, वो देश शांति समझौता करवा रहा था। मतलब जैसे आप समझ लो कि चोर जो है वो थाने में बैठ के थानाध्यक्ष बन जाए, ऐसे ही कुछ कुछ देखने को मिल रहा है पाकिस्तान वाली खबर पे कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता करवाया है। और भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना? और ये जो समझौता हुआ है उसको 14 सूत्रीय समझौता भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 14 बातों को लेके बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसमें ये जो है इस्लामाबाद समझौता इसका ऑफिशियल नाम है, ये इसका निक नेम है। 14 सूत्रीय समझौता पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ है अमेरिका और ईरान को लेके जो लड़ाई चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए। अगर बात की जाए दोस्तों इस पे हस्ताक्षर कब और किसने किए, तो पेरिस में ये हस्ताक्षर हुए हैं। समझौता ये इस्लामाबाद के नाम से जाना जा रहा है, साइन ये पेरिस में हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें मीडिएशन रोल है, इसलिए इसको इस्लामाबाद समझौता कह रहे हैं। लेकिन सिग्नेचर इसमें कहाँ हुए हैं? पेरिस में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं। 17 जून को ये सिग्नेचर किए गए। वर्साई एक जगह पड़ती है दोस्तों, वर्साई नाम से। इस वर्साई नाम की जगह पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो वहाँ मौजूद थे। ठीक है, तो ये समझौता कब हुआ है? 17 जून 2026 को साइन हुए हैं पेरिस फ्रांस में। वर्साई में ट्रंप चाचा थे। अब ये ट्रंप चाचा जो थे डोनाल्ड ट्रंप, ये तो अमेरिका की तरफ से हो गए, यूएसए की तरफ से। ईरान की तरफ से कौन था? तो ईरान की तरफ से जो प्रतिनिधि थे उनका नाम है पेजेकिस्यान। पेजेकिस्यान साहब
ईरान के अभी इस वक्त राष्ट्रपति बने हुए हैं और उन्होंने डिजिटली अपने साइन इस पे कर दिए। तो अगर अमेरिका की तरफ से साइन पूछे जाएंगे तो ट्रंप चाचा, और ईरान की तरफ से अगर साइन पूछे जाएंगे तो पेजेकिस्तान ने किए। अब देखो पाकिस्तान ने क्या किया, भाई वो तो मीडिएशन में है। तो पाकिस्तान ने जो सिग्नेचर किए हैं वो 18 तारीख को किए हैं। बस यही चीज समझनी है। 17 तारीख को दोस्तों ये ट्रंप चाचा वाला और इनके ईरान के बीच में सिग्नेचर हो गए थे। पाकिस्तान ने जो सिग्नेचर किए हैं वो 18 जून को किए हैं। और किसने किए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं। तीनों सिग्नेचर समझ में आ गए। अमेरिका और ईरान के सिग्नेचर 17 जून को ही हो गए थे। अमेरिका की तरफ से ट्रंप चाचा और ईरान की तरफ से पेजेकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो सिग्नेचर हुए हैं वो एक दिन बाद हुए हैं, 18 जून को हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने ये सिग्नेचर किए हैं। शहबाज शरीफ साहब कौन है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है बिल्डकॉन, भारत बिल्डकॉन, एक पहली न्यूज़, और उसके अगली न्यूज़ है हंगर हॉट स्पॉट्स। ये दो न्यूज़ है, इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपन बिल्डकॉन को। बिल्डकॉन क्या है, तो बिल्डकॉन एक इवेंट हुआ है, वन नेशन वन एक्सपो। एक्सपोज होते रहते ना, एक्सपो मतलब मीटिंग्स, इवेंट कह लो, सम्मेलन कह लो, मेला कह लो, हिंदी में कह लो मेला। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला पिक्चर से याद आया, मेला से याद आया दोस्तों, भाई मेला पिक्चर जरूर देखा करो। ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें मेला पिक्चर नहीं देखते हो। है आई रे जवानी ऐसी रुत मस्तानी, भाई मैं सयानी तो मैं क्या करूं। गाना सुना है, रूपा रूपा है, वही वाला गाना है मेला में। तो वन नेशन वन एक्सपो का आयोजन भारत बिल्डकॉन के नाम से होता है। दिल्ली में ये आयोजन हुआ। बिल्डकॉन का मतलब है एक तरीके से मीटिंग हुई है जिसका नाम रखा गया है बिल्डकॉन। वन नेशन वन एक्सपो पे ये आधारित थी और दिल्ली में ये इवेंट आयोजित हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं अपन हंगर और हॉट स्पॉट्स की। हंगर माने होता है दोस्तों भूखमरी, भूखा भूखा। तो हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट जारी हुई है। अब जब कोई रिपोर्ट जारी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसने जारी की। तो जारी की है दोस्तों दो संस्थानों ने मिलकर, FAO और WFP। FAO का मतलब हो गया फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WFP हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। दो संस्थानों ने मिलकर कौन सी रिपोर्ट जारी की है, द हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट जारी की है। क्लियर। तो ये तो आपने समझ लिया। बाकी ये क्या लिखा है, अकाल लिखा है, थोड़ा बंगला। इसमें इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, हंगर मतलब भुखमरी। इसमें ये बताया कि दोस्तों अगर अकाल वकाल पड़ सकता है, गंभीर खाद्य संकट आ सकता है, और जो अफ्रीका के जो देश हैं वो खाने पीने से परेशान है, जैसे सूडान है, दक्षिणी सूडान है, सोमालिया है, नाइजीरिया है, यमन है, फिलिस्तीन है, ये ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में है। ये न्यूज़ जो है, इतनी न्यूज़ आपको जानने समझने की ज़रूरत नहीं है, ये जानना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है कि हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसने जारी की। तो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जारी की है FAO और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। किसने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। ठीक है साहब, ओके। भारत बिल्डकॉन कौन सा था, तो ये बिल्डकॉन जो है वन नेशन वन एक्सपो पे आधारित था, और ये कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। न्यूज़ में एक एक बार, दो दो तीन तीन चार चार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है। मतलब ये वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, हम तो 15-20 पेज में एक महीने की पूरी करंट अफेयर्स आपको दे देते हैं। तो बाकी जगह मैगजीन वैगजीन पढ़ रहे हो उससे तो कम देने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों घटनाएं इतनी हो रही हैं तो मैं क्या करूं, नेशनल लेवल पे इतनी इवेंट हो रहे हैं, इतनी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो वो आपको बताना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ छोड़ दूंगा, पेपर में आ गई तो जो घटनाएं हैं उसी को इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027। ये हर साल हर 3-4 महीने में आप ये रिपोर्ट देख लेते होगे, QS VS वाली। ये रिपोर्ट फिर आ गई साहब, आ गए। हम क्या समझा था, नहीं आएंगे, नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फिर से आ गए। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग लेके आ गई विश्वविद्यालय वाली, 2027 की ये रैंकिंग है। 106 देशों के, इसमें कितने, 106 देशों के 1500 से ज़्यादा
यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस पूरी रैंकिंग में। ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है कि कौन कितने ने लिया। अब देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय नंबर 1 पे मतलब शामिल रहे इसमें टॉप रैंकर्स के हिसाब से, तो वो रहे अमेरिका के 184 यूनिवर्सिटीज़ थी अमेरिका की जिन्होंने QS वर्ल्ड रैंकिंग जो विश्वविद्यालय रैंकिंग है उसमें अपना स्थान प्राप्त किया। इसीलिए अमेरिका नंबर 1 पे रहा क्योंकि सबसे ज़्यादा संस्थान शामिल थे। दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम रहा 93 विश्वविद्यालयों के साथ। तीसरे पे चाइना रहा 85 विश्वविद्यालयों के साथ। नंबर 1 पे कौन है? बोलो बोलो, नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका, कितने? 184 है ना। दूसरे पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम, कितने? 93। तीसरे पे कौन है? चाइना, कितने? 85। क्लियर है। अगर बात की जाए साहब कि शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा रहा, नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो यार ये हर साल रहती है मैसाचुसेट्स। एक तो नाम इसका ऐसा है ना, चुसेट्स है ना, तो तुम कभी भूलोगे नहीं। तो MIT मैसाचुसेट्स जो कहाँ की है सभी जानते हैं दोस्तों, ये बहुत फेमस है और ये लगातार 15वें साल से शीर्ष पर बनी हुई है। 15 सालों से दोस्तों, ये 15 सालों से टॉप पर है भाई साहब MIT। बहुत लोगों का सपना होता है, मेरे छोटे भाई का ख्वाब था कि MIT में पढ़े, लेकिन ख्वाब जो है उसका फिर किसी प्रेम में बदल गया, तो उसने लड़की के चक्कर में पड़ गया, तो MIT की तैसी फिर वो अपनी बंदी की बंदी वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। हमारा छोटा भाई बहुत बोलता था पापा भैया मैं MIT में जाऊंगा, फिर वो जसराना में चला गया। जसराना हमारे घर मतलब हमारे घर के पास एक एरिया है जसराना, फिरोजाबाद जिले में, वहाँ की उसने एक लड़की पटाली, बढ़िया थी, मौज मार रहा था, फिर वो MIT सब फेल लेने गई। अब वो भाई धुआं मचा रहा है दुनिया में। अगली नंबर 1 पे दोस्तों MIT है। दूसरे पे है 2 यूनिवर्सिटीज़ 2 नंबर पे हैं। एक है इंपीरियल कॉलेज जो कि लंदन का है, लंदन का इंपीरियल कॉलेज, और इसी सेकंड रैंक पे ही सेम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि अमेरिका की है। ये जो MIT है दोस्तों ये भी USA की है ना, हाँ अमेरिका की है, ठीक। तो मैसाचुसेट्स नंबर 1 पे रही है जो कि 15 सालों से नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पे 2 यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, इंपीरियल कॉलेज जो कि लंदन का है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। क्लियर है। तो आपने दोस्तों ये पूरी न्यूज़ समझी। अभी ये न्यूज़ रह गई है, क्या रह गई है कि भारत की स्थिति क्या चल रही है, भारत के बारे में भी तो बात करो। तो भारत के कुल दोस्तों 52 इंस्टीट्यूट्स इस पूरी रैंकिंग में शामिल हुए, कितने? 52। और ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के संस्थानों ने प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसलिए ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है कि साहब चलो इतनी हैसियत तो बनी कि 52 विश्वविद्यालय पहुंच पाए यहाँ तक। अगर बात की जाए दोस्तों टॉप 200 की, तो उसमें 3 भारतीय संस्थान शामिल हो पाए। टॉप 200 में से 3 आ पाए हैं, और टॉप 100 में तो एक भी नहीं आया। टॉप 100 में तो एक भी नहीं है, टॉप 200 में से 3 है। IIT दिल्ली जो कि इंडिया की तरफ से नंबर 1 पे है, वो रैंकिंग इसकी 118वीं है। बताओ, ये तो हाल है अपना। IIT मुंबई जो दूसरे नंबर पे इंडिया के हैं, लेकिन 134वीं रैंक के साथ बहुत पीछे है। फिर तीसरे नंबर पर IIT मद्रास जो कि 170वीं रैंक पे है। तो 1, 2, 3 अगर इन तीनों में ही देखो तो दिल्ली, बम्बई, मद्रास सीधे सीधे है। दिल्ली 118 पे है, मुंबई 134 पे है, और मद्रास 170 पे है। ये 3 है सीधे सीधे। दिल्ली 134 पे और बम्बई आपका दिल्ली 118 पे, बम्बई 134 पे, और मद्रास 170 पे। 134 बार 134 118, 134 और 170, 118, 134, 170, दिल्ली, बम्बई, मद्रास। कुल 52 भारत के संस्थान इस रैंकिंग में भाग लेते हैं, इसलिए ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टॉप 200 में 3 इंडिया की रैंक पहुंची है, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसमें पहुंच गई, जिसका नाम है शूलिनी यूनिवर्सिटी। शूलिनी विश्वविद्यालय इंडिया का एक निजी विश्वविद्यालय, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट सेक्टर्स के होने के बावजूद भी इस रैंकिंग में पहुंची है और 454वीं रैंक पर आई है। तो शूलिनी विश्वविद्यालय प्राइवेट के तौर पर देखा जाए तो प्राइवेट में ये नंबर 1 पे है।
शीर्ष नंबर प्राइवेट अगर देखा जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है? शूलिनी यूनिवर्सिटी। और अगर ओवरऑल बात की जाए इंडिया की पहली, तो ये आईआईटी दिल्ली है। दिल्ली की रैंक 118 है, शूलिनी की रैंक कितनी है? 454। कितनी है? 454। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों है एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026। चैंपियनशिप होती रहती है, ये भी हो गई। ये जो रिले चैंपियनशिप है वो 21 जून 2026 को चाइना में आयोजित हुई। तारीख इसकी ज़रूरी है जानना, इसलिए लिखी है। 21 जून को एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? चाइना में हुई है। गोल्ड मेडल की बात की जाए दोस्तों, स्वर्ण मेडल, गोल्ड मेडल, तो भारत ने महिलाओं के, जो इंडिया की जो फीमेल स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने 4x100 मीटर में, क्योंकि ये दौड़ वोड़ है ना, तो 4x100 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। महिलाओं ने 4x100 में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें प्रमुख महिलाएं हैं श्रावणी, स्नेहा, सुदेशना और तमन्ना। तमन्ना का नाम तो सुना ही होगा है, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। तो तमन्ना तो आप जानते ही हो साहब, फेमस इंडियन एक्ट्रेस। तो ये बाहुबली में भी थी, अभी आइटम सॉन्ग ज़्यादा कर रही हैं, पिक्चरें कम बना रही हैं। तो ये श्रावणी, स्नेहा, सुदेशना और तमन्ना। श्रावणी, स्नेहा, सुदेशना और तमन्ना। ये एसएसएस तो है ही, श्रावणी, स्नेहा, सुदेशना, तो ये तमन्ना आ गई। तो SSST है ये, एक तरीके से याद रख सकते हो। श्रावणी, स्नेहा, सुदेशना और तमन्ना, ये 4 महिलाएं हैं जिन्होंने 4x100 मीटर की रिले चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात दोस्तों सिल्वर मेडल की जाए, तो सिल्वर मेडल भी इंडिया को मिला है, वो मिला है 4x400 मीटर में। यहाँ 4x100 है और यहाँ 4x400 है। यह 100 है, ये 400 है, बस इतना ही अंतर है। 100 वाली रैंकिंग में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और 400 वाली रैंकिंग में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता? SSST, श्रावणी, स्नेहा, सुदेशना और तमन्ना। किस में जीता है? तो एशियाई रिले चैंपियनशिप हुई है, चाइना में हुई है 21 तारीख को, उसमें इंडिया ने ये मेडल्स जीते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों आपके सामने ये है, वो है पवन दिवस को लेके। हर साल पवन दिवस दोस्तों 15 जून को मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनता है। इस बार 3 दिन तक ये प्रोग्राम चला, लेकिन बेसिकली पवन दिवस जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। क्लियर? और इस बार की जो थीम रही है वो रही है दोस्तों, हमारी पवन हमारा समुदाय, अवर विंड अवर कम्युनिटी। हमारी पवन हमारा समुदाय। 15 जून को क्या बन गया? पवन दिवस बन गया। इसमें कुछ इंडिया ने अपने लक्ष्य तय किए हैं। ये कहा है इंडिया ने कि हम 2030 तक 100 गीगावाट, कितना? 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट एनर्जी बनाएंगे, पवन ऊर्जा बनाएंगे। 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा बनाएंगे। लेकिन अभी अगर 15 जून तक की बात की जाए तो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है इंडिया की, वो चल रही है 56.1 गीगावाट पे। आज की तारीख में इंडिया 56.1 गीगावाट बना पा रहा है। लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक इसको 100 गीगावाट कर देंगे और 2035 तक इसको 155 गीगावाट कर देंगे। क्लियर? इसी से रिलेटेड दोस्तों एक प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है जिसको कहते हैं, कहा जा रहा है WT मारूत। ये जो मारूत है, मारूत हिंदी अगर आप पढ़ते होगे तो ये हवा का पर्यायवाची होता है। हवा मतलब पवन, तो इसीलिए इसका नाम मारूत रखा गया है। WT मारूत ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम डिजिटली भी कुछ ऐसे काम कर सकें, जिससे पवन ऊर्जा की आपूर्ति ज़्यादा हो सके। ये इसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है WT मारूत। तो ये भारत का पहला, कैसा? भारत का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग पवन ऊर्जा आपूर्ति को करने में किया जाएगा। नाम रखा गया है WT मारूत। अगर मारूत की फुल फॉर्म पूछी जाए WT मारूत की, तो विंड ट्रिब्यून मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर, इसकी ये फुल फॉर्म है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, WT मारुत। ये क्या हो गया, इंडिया का ऐसा पहला डिजिटली प्लेटफॉर्म हो गया जो पवन ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग करेगा। ये आपने दोस्तों पवन दिवस को समझा। पवन दिवस कब मनाते हैं, 15 जून को मनाते हैं। 15 जून को मनाने वाले पवन दिवस की थीम क्या है, हमारी पवन हमारा समुदाय, हमारी पवन हमारा समुदाय। 2030 तक लक्ष्य रखा है 100 गीगावाट का, 2035 तक रखा गया है कि 155 गीगावाट बना देंगे। इस वक्त जो है वो क्षमता है वो है 56.1 गीगावाट की। ये मारुत भी जो है इंडिया का क्या हो गया, इंडिया का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया जो पवन ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग करेगा। और दोस्तों एक चीज और है, अगर इसी पवन से रिलेटेड एक सम्मेलन हुआ है जिसको कहा जाता है वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन। ये हाल ही में हुआ है सम्मेलन। ये सम्मेलन है जो हाल ही में दोस्तों कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। वैश्विक पवन अगर सम्मेलन पूछा जाए तो ये सम्मेलन हुआ है गोवा में। और आपको साथ में ये भी बताना है कि पवन ऊर्जा के मामले में जो इंडिया की रैंकिंग चल रही है वो चौथे सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में चल रही है। विंड एनर्जी में इंडिया 4th रैंकिंग पे खड़ा हुआ है और पवन दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। इस पवन दिवस सम्मेलन का जो विषय रखा गया, हर सम्मेलन की कोई थीम रख सकते हैं। इस सम्मेलन की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है विंड एनर्जी काम एम्बिशन एक्सेलरेशन। क्या रखी गई है, विंड एनर्जी काम एम्बिशन एक्सेलरेशन। विंड एनर्जी काम एम्बिनेशन एक्सेलरेशन किसकी थीम है, ये पवन दिवस सम्मेलन की। याद रखना पवन दिवस की अलग है, जो पवन दिवस है इसकी थीम अलग है और सम्मेलन की थीम अलग है। पवन दिवस की जो थीम है वो ये है, ये गई कहाँ गई, कहाँ गई, ये गई, हमारी पवन हमारा समुदाय। ये जो थीम है दोस्तों वो पवन दिवस की है। और ये जो थीम है ये वाली वो पवन दिवस सम्मेलन की है। कौन सी, विंड एनर्जी काम एम्बिशन एक्सेलरेशन। दो अलग अलग अंतर है, समझ गए होगे। अगर बात की जाए दोस्तों पवन ऊर्जा के मामले में इंडिया के जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनका क्रम कौन सा है, तो नंबर 1 पे है राजा भैया राजस्थान, फिर नंबर 2 पे है गुजरात, तीसरे पे पढ़ते हैं महाराष्ट्र और चौथे पे पढ़ते हैं कर्नाटक। ठीक, नंबर 1 पे देखो राजस्थान हो गया, दूसरे पे आपका गुजरात हो गए, तीसरे पे आपके दोस्त महाराष्ट्र हो गए और चौथे पे आपके कर्नाटक हो गए। ये क्रम बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस पूछा जाता है। राजस्थान हो गए नंबर 1 पे, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे कर्नाटक। ये मेरे को बोलते बोलते भी याद हो जाता है, तो आप सुनते सुनते भी याद कर लेंगे। पहली बार सुनो वीडियो, कभी फुर्सत मिले तो दूसरी बार सुन लो, 2-3 बार वीडियो भी सुन लोगे ना तो भाई हमारे मुंह से द्वारा जो आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं वो आपके कानों में जब जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी खोपड़ी में बैठ जाएंगी। टेंशन मत लो, बाकी रिवीजन के लिए PDF भी देंगे इसका, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मिलेंगी। अगली खबर दोस्तों वो है शान संरक्षण संस्थान और UAE के कुछ नियम। दो अलग अलग न्यूज़ है। शान वाला क्या मैटर है, ये शान एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो स्नो लिपर्ड होते हैं ना, क्या कहते हैं, हिम तेंदुआ, उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो शान मतलब एक प्रोजेक्ट है, स्नो लिपर्ड हाई एल्टीट्यूड नाम से एक प्रोजेक्ट है, स्नो लिपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों लद्दाख आपने सुना होगा, लद्दाख के जो LG साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने एक पूरी कमिटी बनाई है शान के नाम से, स्नो लिपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर के नाम से, जो हिम तेंदुआ जो होता है, स्नो लिपर्ड यानी हिम तेंदुआ, तेंदुआ होता है ना बर्फीला तेंदुआ, हिम तेंदुआ, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। उसकी मंजूरी हाल ही में मिल गई है। ये 16 जून 2026 को मंजूरी मिली है। लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने ये हिम तेंदुआ और उच्च प्रकृति संरक्षण कमेटी के माध्यम से ये पूरी मंजूरी दी गई है। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि शान प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो गया आपका, एक तो राज्य पूछा जाए तो लद्दाख से, और अगर प्राणी पूछा जाए तो स्नो लिपर्ड यानी कि हिम तेंदुए से संबंधित है। थोड़ी सी अगर आपको बात बता रहा हूँ कि इंडिया में दोस्तों हिम तेंदुओं को लेके 2024 में एक गणना की गई थी और ये उस रिपोर्ट में आया था कि इंडिया में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। 2024 में जो काउंटिंग हुई थी उसके अनुसार 718 हिम तेंदुए हिंदुस्तान में हैं, जिसमें से
477 हिम तेंदुए अकेले लद्दाख में हैं। इसीलिए लद्दाख इस चीज़ के लिए ज़्यादा सिंसियर है, ज़्यादा गंभीर है। तो ये लद्दाख की तरफ से सान प्रोजेक्ट शुरू किया गया है स्नो लीपर्ड प्रजातियों को बचाने के लिए। कब शुरू किया गया था? 16 जून को। किसने शुरू किया है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। ठीक है, कितने थे 2024 में? 718 थे, जिसमें से कितने लद्दाख में है? 477। ओके, अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है यूएई को लेके। अभी आपने कुछ देर पहले खबर सुनी थी कि ब्रिटेन ने ऐसा किया है कि 16 वर्ष के जो बच्चे हैं, इससे कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन किया था। ये 16 वर्ष थे। यूएई इनका बाप है। यूएई ने कहा नहीं, 15 साल होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पे यूज़ करने के लिए 15 साल उम्र निर्धारित की गई है हाल ही में। किस देश के द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीराट्स यानी यूएई के द्वारा। कितनी वर्ष है? 15 वर्ष एज डिसाइड की गई है सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए। किस देश ने की है? यूएई ने की है। अगली खबर आपके सामने है दोस्तों, उज्बेकिस्तान और ब्रिक्स बैंक। हाल ही में क्या हुआ, आपने एक बैंक सुना होगा, ब्रिक्स बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स बैंक का ही नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में उज्बेकिस्तान इस एनडीबी यानी ब्रिक्स बैंक में शामिल हो गया, और शामिल होने वाला ये 10वां देश बना है। एनडीबी में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया? उज्बेकिस्तान बन गया। क्लियर? ये उज्बेकिस्तान ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट से यानी मध्य एशिया से पहला कोई ऐसा देश शामिल हुआ है जो ब्रिक्स बैंक में शामिल हुआ। ओवरऑल अगर बात की जाए तो उज्बेकिस्तान 10वां देश है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो पहला मध्य एशियाई देश कौन सा हो गया? उज्बेकिस्तान हो गया। ठीक है साहब। अगर हम बात करें दोस्तों इसी ब्रिक्स बैंक की, तो ये ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, चाइना में पड़ता है शंघाई, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ब्रिक्स बैंक में जैसे ये जो उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, नाम इसका ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स में उज्बेकिस्तान तो है नहीं, जो एक ग्रुप है ब्रिक्स, ब्रिक्स एक ग्रुप है और ब्रिक्स बैंक एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक हो गया ब्रिक्स बैंक, इसे कहते हैं एनडीबी। ब्रिक्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स में उज्बेकिस्तान भले ही शामिल ना हो, लेकिन ब्रिक्स बैंक में ये नियम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है वो ब्रिक्स बैंक में शामिल होने के लिए पूरा योग्य है। तो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य ब्रिक्स बैंक की सदस्यता ले सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको ये औकात है इसकी कि इसने उज्बेकिस्तान ने टक से ब्रिक्स बैंक में शामिल हो गया। और ये कौन सा देश है? 10वां देश है जो ब्रिक्स बैंक में शामिल हुआ। पहला ये मिडिल ईस्ट का यानी मध्य एशिया का देश बना। अगर बात की जाए दोस्तों ये ब्रिक्स बैंक की स्थापना के बारे में, तो फोर्टोलेजा एक शहर पड़ता है ब्राजील में, ब्राजील की एक सिटी है फोर्टोलेजा, वहाँ पर ब्रिक्स बैंक को बनाने के लिए जुलाई 2014 में हस्ताक्षर हुए थे, और इसका जो संचालन है वो जुलाई 2015 से शुरू हो पाया था। ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन ऑपरेशनल जो इसका शुरू हुआ, जो कार्यवाही इसकी शुरू हुई ब्रिक्स बैंक की, वो 2015 में हुई। इसी ब्रिक्स बैंक के दोस्तों जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष वो कौन थे? वो थे केवी कामत, केवी कामत। और ये इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि केवी कामत जो है वो भारत के ही रहने वाले हैं। तो ब्रिक्स बैंक का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन व्यक्ति था? वो था केवी कामत, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं। तो ये पूरा ब्रिक्स बैंक आपने समझ लिया। 2014 में ब्राजील के फोर्टोलेजा में सिग्नेचर्स के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। 2015 से ब्रिक्स बैंक ऑपरेशनल तरीके से यानी कार्यवाही के तौर पर परिचालित हुआ। क्लियर? और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होने वाला 10वां देश बन गया और पहला मध्य एशियाई देश बन गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के शंघाई में। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और FATF की नियुक्ति। ये दो अलग अलग खबरें हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में क्यों सुर्खियों में है ये? क्योंकि हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सैबल चट्टोपाध्याय। तो सैबल चट्टोपाध्याय सुर्खियों में हो गए। चट्टो जी साहब सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बन गए। तो सैबल चट्टोपाध्याय कौन हो गए? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष हो गए। ठीक है,
और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई है? 2005 में हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई है? 2005 में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? सैबल चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सैबल चट्टोपाध्याय। सैबल चट्टोपाध्याय, सैबल चट्टोपाध्याय। चार चार बार, पांच पांच बोलता हूं ताकि आप याद हो सके आपको। अगली खबर है दोस्तों FATF की। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये मेरा आप प्रोग्राम देखते होंगे, मैं एक प्रोग्राम लाता हूँ हफ्ते में 3-4 दिन, 3 दिन तो देता ही देता हूँ, टू द पॉइंट के नाम से। टू द पॉइंट मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पे चलता है। उसमें मैंने FATF की पूरी ये जो खबर है विवेक अग्रवाल वाली, ये मैंने पूरी बड़े विस्तार से बताई है। करंट अफेयर्स में भी मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा क्योंकि ये पूरी कंप्लीट तो होनी है। तो FATF के दोस्तों उपाध्यक्ष बने हैं हाल ही में, उनका नाम है विवेक अग्रवाल। याद रखना ये उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है। उपाध्यक्ष नए बने हैं विवेक अग्रवाल। और पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि इंडिया का कोई व्यक्ति पहली बार, विवेक अग्रवाल मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ जब भारत का कोई ऑफिसर FATF का उपाध्यक्ष बना है। उनका नाम रखा गया है, उनका नाम है विवेक अग्रवाल। ये मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ के ये IAS ऑफिसर हैं। विवेक अग्रवाल FATF के क्या बन गए? उपाध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? सैबल चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, अगली दोस्तों न्यूज देखते हैं। अगली जो न्यूज है वो है जैन साहब। अरे हाय, मतलब कोई व्यक्ति नाम रोशन कर रहा है हमारा भी नहीं संभव। जैनेंद्र जैन कोई आपस में रिश्तेदार तो है नहीं। जैनेंद्र जैन साहब आ गए। क्यों फेमस हुए? क्योंकि इन्होंने एक पुरस्कार जीत लिया जिसका नाम है वुल्फ अवार्ड। ये जो जैन साहब है ना, ये राजस्थान में तो जन्मे थे, लेकिन बेचारे इंडिया इन्हें अच्छा नहीं लगा तो ये अमेरिका भाग गए। जा रे जा ओ हर जाई, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। भाई साहब भाग गए, ये अमेरिका भाग गए, तो अमेरिका के ये नागरिक बन गए। इन्हें हाल ही में वुल्फ अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तो पहली बात तो ये जो वुल्फ अवार्ड है दोस्तों, वो फिजिक्स के सेक्टर में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान के लिए दिया जाता है। ये इन्हें दिया किसने? वुल्फ अवार्ड दिया है इन्हें, ये दिया है दोस्तों इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने। जो इजरायली प्रेसिडेंट है इसहाक साहब, उन्होंने जैनेंद्र जैन को वुल्फ अवार्ड दिया जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। अब क्यों दिया, क्या किया जैन साहब ने? तो जैन साहब ने दोस्तों एक फर्मियन की, जो फर्मियन कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्पोजिट फर्मियंस, उसकी खोज की थी 1989 में। उसको लेके बड़ी बड़ी रिसर्च चल रही थी और फिर इतनी फेमस वो रिसर्च हो गई कि हाल ही में इन्हें वुल्फ अवार्ड मिल गया। और ये अवार्ड मिला है इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक साहब की तरफ से, जो यरूशलेम में दिया गया। यरूशलेम एक जगह है, बहुत पवित्र जगह है। तो ये मिश्रित फर्मियन की खोज की थी जो कि हॉल इफेक्ट से संबंधित होती है। इतना आपको जानना नहीं है कि फिजिक्स थोड़े पढ़ रहे हो, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट फर्मियंस यानी मिश्रित फर्मियन की खोज 1918 में जैनेंद्र जैन के द्वारा की गई थी। इसीलिए इन्हें फिजिक्स का वुल्फ अवार्ड मिला है जो कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने दिया। कहाँ दिया? तो यरूशलेम में दिया। इतनी न्यूज आपको जाननी है, बात खत्म। अगली न्यूज दोस्तों आपके सामने है, वो है ILTOS इंटरनेशनल लॉ, ऐसे कहते हैं ना, इंटरनेशनल कुछ ऐसे इसका है इंग्लिश में, हिंदी में मेरे को पता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून प्राधिकरण, ये इसको हिंदी में कहते हैं ITLOS अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून प्राधिकरण। तो ये फेमस क्यों हो रहा है, क्यों सुर्खियों में है? इसलिए सुर्खियों में है ये पूरा प्राधिकरण समुद्री कानून वाला क्योंकि हाल ही में इंडिया की तरफ से विमल एन पटेल साहब, विमल पटेल जी इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के जज साहब हैं एक तरीके से, उन्हें इस प्राधिकरण में जज बनाया गया है। क्या नाम है? विमल पटेल जी। विमल पटेल साहब जो हैं वो जज बने हैं इस पूरे इंटरनेशनल वाले समुद्री कानूनी न्याय प्राधिकरण के। कौन बने हैं? विमल पटेल साहब, इंडिया के ये रहने वाले हैं। ITLOS के ये क्या बन गए? जज साहब बन गए, न्यायाधीश बन गए। अगर बात की जाए इनके कार्यकाल की तो ये 2026 से लेके 2035 तक इंडिया के जो विमल पटेल साहब है वो इस पूरे प्राधिकरण के जज रहेंगे। कब से कब तक? 2026 से लेके 2035 तक। ओके, हाल ही में डॉक्टर नीरू चड्डा जो कि इसी पूरे समुद्री न्याय का प्राधिकरण
में जज थी, ये रिटायर हो गई। नीरू जो चड्ढा मैडम है वो रिटायर हो गई हैं, और इन्हीं मैडम के रिटायरमेंट के बाद 2026 से 2035 तक का कार्यकाल संभालेंगे नीरू चड्ढा जी, वो सॉरी ये विमल पटेल साहब। ओके, ये जो दोस्तों ITLOS है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो जर्मनी में है, हैम्बर्ग में है। आपको शायद दोस्तों ऊपर का हिस्सा इसका दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं दिख रहा, अब पता नहीं कैमरे में आता भी कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि मतलब मैंने ये जो वीडियो शूट किया था ना वो 14 जुलाई की रात में किया था शुरू। 14 जुलाई को मैंने ये वीडियो शुरू किया था रात के 11 बजे बनाना, और 15 जुलाई हो गई, तारीख बदल गई, 12:13 इस वक्त हो रहे हैं, मतलब मैं रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपको ये करंट अफेयर्स का वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत तो दोस्तों हमारी भी थोड़ी आपको डेडिकेशन दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही हो तो पता नहीं। मैं अपने लिए कभी ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, मैंने आज तक ये भी नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, करो घंटा करो, है ना। वो तो जो व्यक्ति सब्सक्राइब करता है या लाइक करता है वो उसकी इंडिविजुअल इच्छा है। भीख मांगने से अगर ऊपर वाला सबको भीख दे दे तो ये सही नहीं हो ना, जैसे ना मांगे मिले ना भीख और बिन मांगे मिले मोती, वही वाली चीज़ है ना। तो डिमांड नहीं करनी चाहिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है वो इंसान आप लोग वैसे जुड़ जाते हो। तो मैं बस आपको दिखा रहा था कि रात के 12 बजे 1 बजे तक हम आपके लिए कंटेंट, आज तो वीडियो बनना है नहीं, 2 ढाई बजे तक तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स रेडी होती है। तमाम दुनिया की मैगजीन्स उठाओ, ये उठाओ, वहाँ से फिल्टर करो, प्रिपेयर करो, तो ये बड़ा टास्क है, और आपको हम ये निःशुल्क देते हैं ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। खैर छोड़िए, नहीं तो आप कहोगे अपनी अपनी मार रहा है ना। ITLOS ये 1982 में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, हैम्बर्ग जर्मनी में। ओके, जर्मनी में तो हेडक्वार्टर है, 1982 में स्थापित हुआ। ये जो है 2026 से 35 के लिए विमल पटेल इसके जज बनाए हैं, जो नीरू चड्ढा जी की जगह अपने नए कुर्सी पे बैठेंगे। अगली और आखिरी खबर, चलो वो पल आ गया, जो आखिरी खबर है, बहुत सारी खबरें आज मैंने आपको दी। न्यूज़ है दोस्तों मोम्बासा घोषणा और IIIDEM इंस्टीट्यूट्स, ये 2 अलग अलग न्यूज़ है। बस सबसे पहले दोस्तों आप ये मोम्बासा घोषणा समझ लो। मोम्बासा घोषणा क्या है कि हाल ही में कई अलग अलग महाद्वीपों, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, कैरिबियन कंट्रीज, इन पूरे अलग अलग महाद्वीपों से 15 देशों ने, कितने, 15 देशों ने ये कहा है कि जो अवैध मछली पालन हो रहा है, मतलब अब इलीगल तौर पे मछलियों को पकड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और उनका व्यापार किया जा रहा है, उस सबको रोका जाएगा। उसके लिए सभी देश मोम्बासा शहर में इकट्ठे होते हैं। ये मोम्बासा सिटी है दोस्तों, एक शहर है, केन्या में ये शहर है। मोम्बासा एक शहर है, जैसे दिल्ली बम्बई शहर होते हैं ऐसे ही मोम्बासा शहर है। वहाँ पर कई सारे देश, 15 देश मिलके मीटिंग कर रहे थे और अवैध मछली को पकड़ने को रोकने के लिए ये डिसीजन लिया गया है मोम्बासा शहर केन्या में। ओके, और ये शहर जो है मोम्बासा कहाँ है, केन्या में। तो ये डिक्लेरेशन किस लिए है, अवैध मछली पालन को रोकने के लिए। ये मोम्बासा में करने क्या गए थे सारे देश, 15 देश मिलके वहाँ कर क्या रहे थे, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम है हमारा सागर सम्मेलन, अवर ओशियन कॉन्फ्रेंस। हमारा सागर सम्मेलन नाम से, हमारा सागर सम्मेलन नाम से मोम्बासा यानी केन्या में एक सम्मेलन चल रहा था, जिसमें 15 देश बैठे हुए थे। उन 15 देशों ने मिलके मोम्बासा घोषणा कर दी, जिसका मकसद है अवैध मछली पालन को रोकना। ठीक है, क्लियर हो गया। अगली जो दोस्तों न्यूज़ थी वो थी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र व चुनाव प्रबंधन संस्थान। ये है III डैम। ये क्या चीज़ है, तो ये इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जो इलेक्शन कमीशन का, जो चुनाव आयोग है अपना, उसका सपोर्ट करता है III डैम। और हाल ही में इस III डैम के 15 साल पूरे हो गए हैं। कितने, 15 साल। तो ये जो 15 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए ये सुर्खियों में है III डैम। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 15 साल पूरे हो गए, 2026 चल रही है, 2026 में जब 15 साल घटा दोगे तो 2011 बच जाएगी। तो यानी 2011 में ये स्थापित हुआ था III डैम। तो ये 2 न्यूज़ आपने समझ ली। मोम्बासा घोषणा, जो कि 15 देशों ने मीटिंग की है अवैध मछली व्यापार को रोकने के लिए। मोम्बासा केन्या का एक शहर है। मोम्बासा में एक मीटिंग चल रही थी जिसका नाम था हमारा सागर सम्मेलन। वहीं पर 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा कर दी। फिर ये
ट्रिपल आई डैम जो कि आखिरी न्यूज़ है, ये 15 साल का हो चुका है और ये ट्रिपल आई डैम जो है वो 2011 में ECI, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थापित हुआ था। ये दोस्तों जून 2026 का ये जो देख रहे हो, एक दो पार्ट अभी और आएंगे क्योंकि खबरें बहुत हैं और ये खबरें मैं अपने घर से तो बना नहीं रहा, देश में, राष्ट्र में, प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, खेल के मैदान में, साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी इवेंट हो रहे हैं, इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी न्यूज़ है तो है। इसीलिए मैं ये आपको इस माध्यम से याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप 2-3 बार भी अगर वीडियो देख लेंगे, भले ही 1.5x की स्पीड करके, तो याद हो जाएगा। नहीं तो करंट अफेयर्स इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है अब धीरे धीरे, याद करना मुश्किल है। और पेपर आप देख रहे हो, किसी का भी पेपर देख रहे हो, तो कठिन से कठिन परीक्षाएं हो रही है, कठिन से कठिन पेपर आ रहे हैं। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है, वीडियोस के माध्यम से आप याद करें, PDF से आप रिवाइज करें। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि हाल ही में जो वो होता है मरुस्थलीकरण दिवस, वो मनाया गया था, ये कब मनाया जाता है? डेजर्ट डे, मरुस्थलीकरण दिवस किस दिन मनाते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है इससे करंट अफेयर्स के वीडियोस से आपको मदद मिलेगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रात के 12:30 बज रहे हैं, सोते हैं साहब हम लोग भी। आप तो दिन में वीडियो देखिएगा। शुक्रिया।